हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त और बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। चलिए चालू करते हैं आज की दमदार सी, जबरदस्त सी और बेहतरीन सी क्लास। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को नमस्कार। क्या हालचाल है भाई? आओ सर आओ। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो जी, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो पॉलिटी चल रही है और आज हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत एवं संघ एवं उसके क्षेत्र। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन करा था मेरे दोस्त? तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन करा था, काफी फ्रूटफुल डिस्कशन था हमारा। वी वर टॉकिंग अबाउट प्रियम्बल। प्रियम्बल के बारे में हमने बात करी थी और प्रियम्बल के कंपोजिशन को हमने समझा था। इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करी थी। अच्छा चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिखकर बताओ, प्रियम्बल के अंदर कौन से वर्ड्स बाद में जोड़े गए? कौन से वर्ड्स जोड़े गए थे बाद में? सोशलिस्ट वर्ड वॉज लेटर ऑन एडेड, सोशलिस्ट जोड़ा गया। सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया था। एंड इंटीग्रिटी, एंड इंटीग्रिटी, दीज थ्री वर्ड्स वर एडेड। ये तीन वर्ड जोड़े गए थे। कौन से अमेंडमेंट से जोड़े गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन से ये वर्ड्स हमने जोड़े थे मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे साथी। हाँ जी, तो ये हमने बातें कर ली थी और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझने की कोशिश करी थी मेरे बच्चे। और उसके बाद वी वर टॉकिंग अबाउट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में देख रहे थे और उन विशेषताओं के अंदर हमने कुछ शेड्यूल्स के बारे में देखा, है ना? कुछ शेड्यूल्स के बारे में देखा, शेड्यूल्स। और उसके बारे में मैंने बताया था सर थोड़ा हिंदी में बता देना। हाँ जी, हिंदी में बोल दूंगा, डोंट वरी। करेक्ट है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसके क्षेत्र, आज हम पढ़ेंगे। विच इज बेसिकली पार्ट 1 और शेड्यूल 1 जो है वो बेसिकली वो आज हम कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम बात करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, भारत में किस तरीके से राज्य बने उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पार्ट्स पढ़े आपने या नहीं पढ़े? हाँ जी, 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट थे। ये 22 के 22 पार्ट विद द 3 यानी कि 25 पार्ट जो है हमने यहाँ पर मेंशन आपको कर दिए हैं। आप देख लीजिएगा इनको। हाँ जी, इनको थोड़ा सा रटने वाली विद्या पे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा रटना नहीं, एक फ्लो है। जैसे पहले मैं यूनियन एंड टेरिटरी बताई, दूसरे के अंदर सिटीजनशिप की बात करेंगे, फिर बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, फिर आ जाएगा यूनियन, फिर आ जाएगा स्टेट। और पार्ट 7 जो है हटा दिया गया। शेड्यूल 7 जो है, शेड्यूल और पार्ट अलग अलग है। शेड्यूल बेसिकली इंडेक्स है, पार्ट बेसिकली डिवीजन है इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का। जो पार्ट 7 है वो हटा दिया गया था। बेसिकली 3rd टाइप ऑफ स्टेट्स इसके अंदर थे। पार्ट 8 के बारे में बात करें तो इसमें यूनियन टेरिटरीज है। पार्ट 9 के बारे में बात करें तो इसमें पंचायत है। पार्ट 9A के बारे में बात करें म्युनिसिपैलिटीज, 9B के बारे में बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 10 जो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज है, 11 जो है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, 12 जो है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, आर्टिकल 13 जो है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली आपको वही रट्टा मारो जिंदाबाद करना पड़ेगा, इसके अलावा देयर इज नो ऑप्शन, है ना? वो कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। टॉपिक लिखो मेरे दोस्त, राइट डाउन द टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आप किस राज्य से आते हैं या किस यूनियन टेरिटरी से आते हैं,
वो सब मेंशन है, इधर खोल के देख देख इसको क्या हो रहा है, वो सब मेंशन है आपके इसके अंदर, किसके अंदर, शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है मेरे दोस्त मेरे बच्चे। अब चालू करते हैं इस पार्ट को मेरे दोस्त। यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड जो पार्ट है, सही हो गया, इसमें जो पार्ट है दैट इज पार्ट 1। ये किसका भाग का हिस्सा है, पार्ट 1 का हिस्सा है। और इसमें कहां से कौन से आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर आर्टिकल 1 के बारे में बात करें, सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया क्या लिखा है, देखो ध्यान से समझो, इंडिया दैट इज भारत, भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा है मेरे दोस्त, इंडिया दैट इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। सर आजकल मन नहीं लगता, अच्छा मन नहीं लगता, विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस आर्टिकल में दो बातें कही गई हैं। पहला कि इंडिया का नाम क्या है, हाँ जी, पहला क्या लिखा हुआ है, जो आजकल बड़ी चर्चा चल रही थी ना कि इंडिया नाम रखो, भारत नाम रखो, तो साफ साफ लिखा है नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का नाम कहां पर लिखा गया है, तो मेरे बच्चे कहां बताओगे आप बताओगे नेम ऑफ द कंट्री इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 1। क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। पहले ये डिस्कशन हुआ था यहां पर कि इंडिया नाम रखे भारत नाम रखे, वो बड़ी डिबेट हो रही थी। तो उसमें फिर ये लास्टली ये डिसाइड किया गया कि इंडिया और भारत दोनों ही नाम रख लेते हैं। दूसरा पार्ट यहां पर एक और पार्ट है विच इज मेंशन किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट। ये बताता है नेचर ऑफ पॉलिटी, नेचर ऑफ पॉलिटी कि इंडिया में व्यवस्था कैसी है, भारत में राज्य व्यवस्था कैसी है। अब इस पर बहुत बार चर्चा चलती है कि वाई इंडिया अडॉप्टेड, वाई इंडिया अडॉप्टेड, बहुत बार सवाल पूछा गया वाई इंडिया अडॉप्टेड द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than federation, rather than federation। फेडरेशन वर्ड क्यों यूज नहीं किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों वर्ड यूज किया गया। क्या सर सभी आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा, हाँ जी सभी, हाँ जी। अब सबसे पहली चीज कि सर यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन में डिफरेंस क्या है। मेरे दोस्त फेडरेशन दो तरह का स्ट्रक्चर होता है गवर्नेंस का, दो तरह का, आप समझिए। अगर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करें, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करें, सरकार के प्रकारों के बारे में अगर हम बात करें, तो दो प्रकार की सरकारें आपको देखने को मिल जाती हैं। वन इज यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहला कौन सा है, यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो तरह की सरकारें आपको देखने को मिलती हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, समझ लेना इसको। अब दोनों में अंतर क्या होता है मेरे दोस्त, दोनों में अंतर क्या होता है कि यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां भी होगी, जहां भी संघ सरकार होगी, यूनियन फॉर्म यानी कि यहां पर एक सेंटर गवर्नमेंट होगी, सेंटर गवर्नमेंट होगी विच विल बी मोस्ट पावरफुल, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। और ये इसके पास पावर होगा स्टेट्स को बनाने का, बिगाड़ने का, जैसा वो चाहे। जैसे मान लो ये सेंटर है, अब इसके पास बहुत सारी पावर दे दी गई, तो इसका मन करे 2 स्टेट बना दे, इसका मन करे 5 स्टेट बना दे, जिस तरीके से बनाए। द मोस्ट पावरफुल इस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पावर कहां रहता है, सेंटर गवर्नमेंट के पास होता है, स्टेट्स के पास नहीं होता है। दूसरी तरफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, यहां जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं
स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर ओन एग्जिस्टेंस, इनका अपना अस्तित्व होता है। कैसे सर? जैसे आप अगर अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में ये जो 50 अलग अलग स्टेट हैं, इन्होंने मिलकर एक सेंटर बनाया कि हाँ भाई देश की एकता अखंडता आप ध्यान रखो, बाकी हमारे लॉज हम किस तरीके से काम करेंगे वो हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। तो डिबेट ये हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कि यार कौन सी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम करें, बिकॉज हम चाहते थे कि राज्य को भी फ्रीडम दी जाए। तो हमने एक बीच का रास्ता अपनाया कि जनरल टाइम्स में राजस्थान के अपने पावर हैं, स्टेट लिस्ट में जो भी मेंशन है, राजस्थान के अपने सीएम होंगे, अपने गवर्नर होंगे, यानी कि अपनी एग्जीक्यूटिव होगी, अपनी लेजिस्लेटिव होगी, अपनी जुडिशरी होगी। बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब आपातकाल होगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो फेडरेशन इज बेसिकली ग्रुप और सेंटर इज यूनियन इज बेसिकली एक सेंटर जो कि अपना ग्रुप बनाता है। एक तो ये हो कि मैंने ग्रुप बनाया, आप सब लोगों को ऐड करा, दैट इज यूनियन। अब वहां मैं जैसे चाहूं वो रूल्स बनाऊंगा, मैं जैसे चाहूंगा वैसे वो ग्रुप चलेगा। दूसरा होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आप सब लोगों ने एक ग्रुप बनाया, मुझे ऐड कर दिया कि सर आप भी रहो, थोड़ा सा सही चले ग्रुप, तो मैं भी रहूंगा। लेकिन वहां पर इसमें आपका एग्जिस्टेंस होगा, आप सब ने ये ग्रुप बनाया है तो आपसे पूछा जाएगा, आप सब के बारे में सारी बातें की जाएंगी। बट यहां पर मैंने बनाया तो मेरे हिसाब से रूल होंगे। अब इस बात का जवाब जो दिया गया वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूछा गया कि व्हाई इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस टर्म यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्यों अडॉप्ट करा। तो उसमें भीमराव अंबेडकर साहब ने दो यहां पर आंसर दिए। दो आंसर क्या थे कि इंडियन फेडरेशन भारतीय संघ जो है is not the result of agreement between the states, कि भारत जो संघ बना है, भारत का जो ग्रुप बना है, ये राज्यों के बीच आपसी सहमति से नहीं बना है। ना, पहले भारत बना है, बाद में राज्य बने हैं। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, अनलाइक यूएसए, जैसा कि यूएसए में हुआ है, ऐसे हम है नहीं। दूसरा, इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव पावर टू सीड फ्रॉम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप में ये जो स्टेट्स हैं, इनके पास पावर नहीं है कि वो अलग हो सके, अलग होने का पावर नहीं है। कल राजस्थान या पंजाब या ये जो भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, ये नहीं बोल सकता कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हमें अलग कर दो जी, ये पावर नहीं है, क्योंकि हमारे पहले सेंटर बना है फिर स्टेट बना है, अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज किया गया है। रीजंस क्या क्या है? इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, स्टेट डज नॉट हैव पावर टू सीड फ्रॉम द यूनियन, दैट मीन्स इंडियन यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल। इंडियन यूनियन जो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। इसका मतलब क्या है? इंडियन यूनियन is indestructible. Indian Union is indestructible. कि भैया भारतीय ग्रुप जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि इसको तोड़कर अलग ग्रुप बना लोगे। ठीक है बात। अब इस आर्टिकल 1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें टेरिटरीज ऑफ इंडिया भी मेंशन है। टेरिटरीज ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो याद रखना एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है, शायद आपको नहीं पता होगा। टेरिटरीज ऑफ इंडिया में 3 तरह की टेरिटरीज बताई गई हैं, यानी कि क्षेत्र बताए गए हैं। स्टेट टेरिटरी के राज्यों के क्या क्षेत्र होंगे, यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, केंद्र शासित यूटी टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का एरिया। दैट मीन्स यहां पर
यूनियन ऑफ इंडिया तो मेंशन है ही, यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड जो है वो तो मेंशन है, भारत के राज्यों के क्षेत्र और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र यहां पर मेंशन किए गए हैं। तीसरी चीज जो मेंशन की गई है, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया, दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया, ऐसे क्षेत्र जो भारत द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं बाय इंडिया, यानी कि फ्यूचर में ऐसे एरिया जो इंडिया के द्वारा एक्वायर किए जा सकते हैं, इन्हें भी भारत के क्षेत्र में ही लिखा गया है। एक चीज समझना इस चीज से एक चीज समझना, सर तो क्या अमेरिकन स्टेट अलग हो सकते हैं? अलग तो वो भी नहीं हो सकते, उनके अंदर भी चेंज ला दिए गए। सर आप तो कल कह रहे थे बस 1-2 क्वेश्चन आएंगे, बट सब जगह 8-10 क्वेश्चन बता रहे हैं, 8-10 क्वेश्चन बता रहे हैं। यार इतनी बार बजा लिया, कोई तो सुन लिया करो, आवाज बढ़ा दे, 50 बार बजा चुका। हाँ जी, आवाज बढ़वा दी गई है। टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया, यानी कि जो एरिया इंडिया एक्वायर कर सकता है। तो अब एक चीज समझ जाना, ये टेरिटरीज, इसका एक एग्जांपल दूं, चलो एग्जांपल देता हूं। क्या हमारे पास दमन एंड दीव हमारे पास था? नहीं, पोर्टुगीज से हमने लिया ना, वो एक्वायर करा ना हमने वो। सिक्किम क्या हमारे पास था? नहीं, चोग्याल वंश के पास था, चोग्याल डायनेस्टी से हमने लिया। यस और नो, इजंट इट सो? अरे बोलो, पौंडीचेरी क्या हमारे पास था? नहीं, हमारे पास नहीं था, हमने एक्वायर करा ना, हमने एक्वायर करा ना। सो टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब इस बात से क्या समझ रहे हो? इस बात से यह समझना कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया। अब मुझे यह बताओ, टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया वर्ड जो है वो बड़ा है, या यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड बड़ा है? चलो जल्दी से बताओ, यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है? चलो जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। सिक्किम इज ए स्टेट सर। अरे तो हमारे पास नहीं था वो, सुन लिया करो जब बोलता हूं। इट वॉज विद द चोग्याल डायनेस्टी, बाद में हमने उसे स्पेशल स्टेटस दिया और हमें शामिल करा, और फिर उसके बाद फुल स्टेटहुड दी, आई थिंक 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, है ना? तो सुना करो। हो गया, होशियारपन निकल गया, बता दिया यूनियन बड़ा है। अरे भैया बेटा, यूनियन में क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया में दो चीजें हैं, राज्य जो हमारे पास स्टेट है और जो हमारे पास टेरिटरी है, उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया में कितनी चीजें हैं? टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया तो है ही, यूनियन ऑफ इंडिया तो है ही, प्लस टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, यानी कि ऐसे एरिया जिनको हम अधिग्रहित कर सकते हैं, ये भी इसमें शामिल है। तो अब उस हिसाब से टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया। नहीं है। टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया। यही हाल होगा एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन 2 भी नहीं होंगे जिस हिसाब से पढ़ रहे हो। ध्यान दे लो बेटा, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो तुम भी कर ही सकते हो ना। चलो जी, आर्टिकल 2 क्या बात करता है? ये तो हो गई आर्टिकल 1 की बात। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 2 कह रहा है, आर्टिकल 2 सेज पावर टू द पार्लियामेंट, पावर टू पार्लियामेंट to admit or establish, to admit or establish any state on whatever conditions states as such terms and conditions, any states
as such terms and condition, such terms and conditions that it may fit, अब ये लिखा है वहां पर, बुक में भी ऐसे ही लिखा होगा। सर हिंदी में बताइए। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि हमारे संसद के पास अधिकार है कि वह किसी भी राज्य को भारत में शामिल एवं स्थापना किन्हीं भी बताई गई शर्तों के आधार पर ग्रहण कर सकता है। इंग्लिश मीडियम है बैच, ठीक है, इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बता रहा हूं, समझो। अब यहां पर 2 वर्ड यूज किए गए हैं, एडमिट और एस्टैब्लिश। मेरे दोस्त, अगर इस सेंटेंस को पढ़ोगे और थोड़ा भी आप में मस्तिष्क नहीं होगा, आप ये समझोगे कि ये आर्टिकल ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है तो अभी इस टाइम में तो टेरिटरी यूनियन में मिल गया। हाँ, तो यूनियन में मिल गया, यूनियन का पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है टेरिटरी। अरे जो और भी अगर हम इंडिया में शामिल कर सकते हैं। अब सुनो, अब यहां पर 2 बातें लिखी गई कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू एडमिट और एस्टैब्लिश एनी स्टेट, कि उसके पास ये शक्तियां हैं कि वो किसी भी राज्य को भारत में शामिल और उसकी स्थापना कर सकता है। तो देखने पर आपको क्या लिखेगा, देखने पर क्या दिखेगा, देखने पर दिखेगा मतलब कोई राज्य बनाने का पावर की बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त सही बात है, लेकिन याद रखना एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एडमिशन और establishment of new states that are not part of India, that are not already part of India। अब थोड़ा सा मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो समझो, सारी बातें क्लियर होंगी। मेरे बच्चे देखो, ये क्यों जोड़ा गया, हमने इंडिया तो बना दिया था, इंडिया बन गया था, लेकिन अब भाई किसी दूसरे देश को, मान लो यहां पर हमारे पास कोई कंट्रीज हैं, इधर हमारे पास मान लो कोई कंट्रीज हैं, यानी कि यही कंट्री है, कल अगर इसको इंडिया में मिलाओगे तो इसे ये यूनियन का पार्ट हो जाएगा। तो ये पावर किसने दिया कि भाई भारत के बाहर जो भी एरियाज हैं उन्हें भारत का राज्य बना सकते हो, भारत के राज्यों में शामिल भी कर सकते हो और भारत का एक नया राज्य भी बना सकते हो। तो याद रखना, दिस आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट। ये किसके बारे में बात कर रहा है, एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहा है कि अगर भारत के बाहर कोई क्षेत्र है उसे भारत में शामिल करना हो तो ये पावर किसके पास होगा, तो ये पावर किसके पास होगा, दिस पावर विल बी विद दी पार्लियामेंट। किसके पास होगा ये पावर, पार्लियामेंट के पास पावर होगा कि भाई ये पार्लियामेंट के पास ताकत है कि भारत के बाहर कोई भी एरिया हो वो उसे अपने भारत के राज्यों में एडमिट भी कर ले, यानी कि पावर टू एडमिट यानी कि भारत में शामिल करेंगे, इसका मतलब वो भारत में ऑलरेडी नहीं है, एंड एस्टैब्लिश और भारत के अंदर उसे स्थापित कर देंगे, यानी कि वो भारत में ऑलरेडी नहीं है। समझ जाना, ठीक है जी। सर कैन वी ऐड चाइना, हाँ जी चाइना को ऐड करेंगे। चाइना को अगर ऐड करना हो तो किस आर्टिकल के अंडर में ऐड करेंगे दोस्त, आर्टिकल 2 में ऐड करेंगे। किस आर्टिकल से ऐड करेंगे, आर्टिकल 2 से। कल पाकिस्तान को इंडिया में शामिल करना हो और पाकिस्तान को इंडिया का एक स्टेट बनाना हो तो कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर दे रहा है, दिस इज पावर गिवन टू द पार्लियामेंट। ये पावर किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है। इतनी बातें क्लियर सर, इतनी बातें क्लियर कि भाई चाइना को कल पाकिस्तान को इंडिया में शामिल करना हो, चीन को भारत में शामिल करना हो, बांग्लादेश को इंडिया में शामिल करना हो तो ये पावर किसको दिया गया, पार्लियामेंट को। किसमें लिखा है, दिस इज रिटन इन आर्टिकल 2। किसमें लिखा गया है, आर्टिकल 2 में लिखा गया है। इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर है मेरे दोस्त, हाँ जी बोलो बोलो।
लग रहा कोई डाउट है? इतनी बार बजा दिया था, सुना नहीं? कहां गया हुआ था? पाकिस्तान का इंडिया स्टेट में नाम, अरे फिर अब वो बताता हूं कि नाम क्या होगा, नाम कैसे डिसाइड करेंगे। वेरी गुड, नाम कैसे डिसाइड करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो उसमें लिखा है आर्टिकल 3, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? आर्टिकल 3 हैज गिवन पावर टू पार्लियामेंट, पावर टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को कुछ पावर दिए गए हैं। किस चीज से रिलेटेड दिए गए हैं? हां जी, पावर ऑफ पार्लियामेंट, क्या पावर दिया गया? फॉर्मेशन एंड चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स, फॉर्मेशन एंड पावर। आर्टिकल 3 इज अबाउट फॉर्मेशन एंड चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स, कि जो वर्तमान में जो राज्य हैं उनके अंदर कोई बदलाव करना हो, उनको चेंज करना हो, तो ये पावर किसके पास है? कल मान लो दिल्ली है, दिल्ली को स्टेट बनाना हो, या दिल्ली को राजस्थान में मिलाना हो, या उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है उसे अलग राज्य बनाना हो, या दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य बनाने का अधिकार, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नया राज्य बनाने का पावर। नए राज्य कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं? बाय मर्जिंग बेसिकली टू स्टेट्स, बेसिकली बाय मर्जिंग टू स्टेट्स, या सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, एक दूसरे के एरिया जो है अलग कर दो, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, या यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से ज्यादा राज्यों को मिलाना हो, यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ टू और मोर स्टेट्स, पार्ट्स ऑफ टू और मोर स्टेट्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा राज्यों के पार्ट्स को मिलाना हो, मिलाकर भी नया राज्य बना सकते हैं। दो या दो से ज्यादा राज्यों को मिलाकर भी एक राज्य बना सकते हैं। एक राज्य से एक एरिया अलग करके, जैसा छत्तीसगढ़ बनाया गया, कहां से अलग किया गया? एमपी से। झारखंड बनाया गया, कहां से अलग किया गया? बिहार से अलग किया गया। दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, या दो राज्यों के कुछ एरिया को अलग कर एक राज्य बनाना हो, दैट कैन, उसका पावर किसके पास है? आर्टिकल 3 में ये पावर किसके पास है दोस्त? पावर ये किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। दैट मीन्स either to increase the boundary of the state, दो या दो राज्यों को मिलाओगे तो भैया इंक्रीज होगी बाउंड्री, यस। सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, किसी एरिया की, एक एरिया को अलग कर दूसरा स्टेट बना दिया। डिक्रीजिंग द बाउंड्री ऑफ स्टेट, डिक्रीजिंग द बाउंड्री ऑफ स्टेट, यानी कि किसी स्टेट की बाउंड्री कम करनी हो, जैसे बिहार की बाउंड्री कम हो गई ना, एमपी की बाउंड्री कम हो गई ना, और ऑल्टर एंड चेंज द नेम, ऑल्टर द नेम, नाम चेंज करना हो, यह सब कौन कर सकता है? यह सब पार्लियामेंट कर सकता है। अब इस बात से एक बात समझ में आई आप लोगों को? क्या बात समझ में आई कि यार इंडिया में किसी स्टेट, आज राजस्थान ये बोले कि भैया मैं तो हमेशा ऐसा ही रहूंगा, ना ना ना, पार्लियामेंट कैन चेंज राजस्थान का नक्शा। राजस्थान का नक्शा बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, राजस्थान का नाम भी बदल सकती है। दैट मीन्स इंडिया के अंदर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं। क्या है? डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं। भारत में राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट कहा जाता है, इंडिया इज अनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, अनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स,
ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। कि मेरे दोस्त हम जो है हमारा ग्रुप चेंज नहीं होगा, लेकिन ग्रुप के अंदर ये चेंज कर सकते हैं कि भैया किसका नाम क्या होगा, कैसे होगा, यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। क्लियर है ये स्टेटमेंट? सर विक्रांत सर पूछ रहा हूं कि नैना कौन है, मुझे क्या पता भैया। हाउ टू चूज द नेम ऑफ एनी स्टेट। हाँ, अगड़म बगड़म बम्बे बो 80-90 पूरे 100 से निकल के भागा, है ना, ऐसे करते हैं। नाम कुछ भी रख लेते हैं, नाम से ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी रख। अभी मैं बताता हूं कैसे होता है। नाउ अब ये कैसे होगा, इसके लिए पार्लियामेंट को तो पावर दे दिया, बट इसके लिए कैसे करना पड़ेगा। तो टू चेंज एनी स्टेट, और फॉर एनी चेंज विच इज मेंशन्ड अबव, इनमें से कोई भी चेंज करना हो उसके लिए देयर इज प्रियर नीड ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रियर नीड ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके लिए रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि मान लो कोई नया राज्य बनाना है, तो नए राज्य बनाने से पहले आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। और प्रेसिडेंट साहब रिकमेंडेशन देने से पहले, मान लो ऐसा मानो कि हमने डिसीजन ये लिया कि हम राजस्थान को तोड़कर दूसरा राज्य बनाना चाह रहे हैं, कि राजस्थान के अंदर हम ये डिमांड भी चल रही है राजस्थान के अंदर, ये थार राजस्थान बनाना चाह रहे हैं। थार, इस एरिया को हम थार कहेंगे, ये है अपना वेस्टर्न राजस्थान जिसको हम राजस्थान कहेंगे। मान लो ये करना चाहते हैं, तो इससे पहले पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को ये चेंज लाने से पहले किसकी सुझाव लेना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। किससे रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। एंड प्रेसिडेंट बिफोर रिकमेंडेशन, और ये राष्ट्रपति साहब जो है सुझाव देने से पहले, प्रेसिडेंट बिफोर रिकमेंडेशन, और प्रेसिडेंट साहब सुझाव देने से पहले विल सेंड दिस फॉर द सजेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट। विल सेंड दिस फॉर suggestion from the state in a stipulated time। अब तब राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे? मान लो हमें कोई स्टेट चेंज करना है, हमने राष्ट्रपति साहब को फोन करा, यार स्टेट चेंज करना है। राष्ट्रपति साहब ने कहा काटो, 1 मिनट काटो, किसको अलग करना है? राजस्थान को। तो ये राजस्थान को फोन मिलाकर पूछेंगे कि हाँ भाई राजस्थान 5 दिन है, 5 दिन के अंदर अपने सजेशन दो, 5 दिन के अंदर अपने सजेशन दो, आपको चेंज कर दें कि नहीं कर दें, आपको छोटा कर दें कि नहीं कर दें। एंड दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। एक क्रूशियल पॉइंट है, हमने बोला सजेशन, ओपिनियन मांगता है सिर्फ। दैट मीन्स व्हाटएवर, अगर टाइम खत्म हो गया, लेट्स सपोज 10 दिन का टाइम दिया, टाइम डिपेंड करता है राष्ट्रपति कितने दिन का टाइम देता है। लेट्स सपोज 10 दिन का टाइम दिया कि राजस्थान 10 दिन के अंदर सोच लो आपको क्या करना है। 10 दिन तक राजस्थान का कोई जवाब नहीं आया, देन इफ टाइम एंड्स, अगर टाइम खत्म हो गया, एक तो ये है, ठीक है जी। तो ऐसे में प्रेसिडेंट विल सेंड इट टू, टाइम खत्म हो गया तो राष्ट्रपति सीधा पार्लियामेंट को बोलेंगे हाँ चलो चेंज कर दो। प्रेसिडेंट विल रिकमेंड टू द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट विल रिकमेंड टू द पार्लियामेंट। अगर जो दिया गया टाइम है उसके अंदर आपने नहीं बताया तो वो पार्लियामेंट को बोल देगा कि हाँ भाई चेंज कर लो। प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, मना नहीं कर सकता, बिकॉज प्रेसिडेंट इज रबर स्टैम्प, प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति हर वर्ष हर समय मंत्री परिषद के सलाह और परामर्श पर काम करता है। ही कैन नॉट डाइवर्ज दैट, उसे वो चेंज नहीं कर सकता, उसे माननी पड़ेगी। अगर टाइम एंड हो जाता है तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन कर देगा। अगर अब आप सोचो कि सर 10 दिन में राजस्थान ने जवाब दे दिया, दिस सजेशन डज नॉट मैटर, सजेशन इज नॉट बाइंडरी,
सजेशन इज नॉट बाइंडरी, ये बाइंडरी नहीं है, बाइंडरी टू द प्रेसिडेंट, कि जो सुझाव उस राज्य से आया उसे माने राष्ट्रपति। राजस्थान ने कर दिया कि नहीं भाई हमें अलग नहीं होना है, तो भी राष्ट्रपति बोल देगा पार्लियामेंट को कि हाँ भाई कर दो अलग, तो भी, तो फिर आप कहोगे सर स्टेट से फिर पूछ ही क्यों रहे हो? मान सम्मान के लिए, है ना, मान सम्मान के लिए, जस्ट मान सम्मान के लिए पूछ रहे हैं कि हाँ भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ताकि थोड़ा सा ओपिनियन पता चल सके वहां के लोगों का ओपिनियन क्या है। तो इट डज नॉट मैटर दैट स्टेट इज वट एवर द स्टेट इज सेइंग, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है कि उनके सजेशन को माने या ना माने। दिस सजेशन इज नॉट बाइंडिंग, देन इट इज सेंड टू दी रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट, और उसके बाद पार्लियामेंट के पास रिकमेंडेशन चली जाती है। सर इज प्रेजेंट गिव पॉकेट वीटो देन? ओ भैया ये वीटो वाला काम है ही नहीं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ पॉकेट वीटो। वीटो वाला पार्ट हम ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर, ऑर्डिनरी बिल, दिस इज नॉट द ऑर्डिनरी बिल। बिकॉज मैं इसलिए कहता हूं शांति से पढ़ लिया करो, मैं सारी चीजें बताऊंगा। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? बिकॉज आर्टिकल 4 साफ ये कह रहा है, व्हाट आर्टिकल 4 इज सेइंग कि द लॉज मेड अंडर पार्ट 2, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, आर्टिकल 2 and 3, laws made under article 2 and 3 should not be considered as constitutional amendment। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, ना 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 ना, शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, यानी कि भारत, कल अपन चीन को भारत में मिलाना चाहें तो वो भी, उसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। और कल राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटना चाहो, या राजस्थान और हरियाणा को मिलाकर एक राज्य बनाना चाहो, या किसी राज्य का नाम बदलना चाहो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट अब चूंकि ये लिखा गया है तो इसीलिए आगे की बात आती है, यहां पर पार्लियामेंट के पास क्या होता है, पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट इसे सिंपल मेजोरिटी, पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट के पास होता है कि पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, पार्लियामेंट इसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकती है। स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं चाहिए, जितने लोग प्रेजेंट हैं उनके 50% प्लस 1 वोट चाहिए और ये बिल पास हो जाएगा। तो यानी कि भारत में राज्यों को बदलना बहुत आसान है, राज्यों के नाम बदलना आसान है, नए राज्य बनाना बहुत आसान है मेरे दोस्त, इसीलिए सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, इफ लॉज मेड अंडर, अगर लॉज, कुछ कानून बनाए गए, लॉज अंडर आर्टिकल 2 and 3, आर्टिकल 2 and 3 के अंतर्गत अगर कुछ किया गया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 1 को चेंज, ये शेड्यूल 1 को चेंज करेगा, यस और नो? अरे यस और नो? शेड्यूल 1 क्या कह रहा था? शेड्यूल 1 बता रहा था इंडिया के स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र का नाम और उनके क्षेत्र के बारे में बता रहा था। और फिर शेड्यूल 4, कौन सी? अनुसूची 4, जिसमें लिखा गया है, शेड्यूल 4 के अंदर क्या लिखा गया है, शेड्यूल 4 में क्या लिखा है, अलोकेशन ऑफ सीट्स टू दी राज्यसभा फ्रॉम दी स्टेट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 2 और 3 में जब चेंज लाया गया तो केवल और केवल शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 पर फर्क पड़ेगा। शेड्यूल 1 में क्या है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। शेड्यूल 4 के अंदर क्या लिखा है, अलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा, केवल इनमें बदलाव होगा, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस में आते हैं, आर्टिकल 368 के अंदर आते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम, यू डोंट नीड टू मक दैट अप। क्लियर है मेरे दोस्त? इतनी बातें क्लियर? तो आर्टिकल 4 ने साफ साफ ये कह दिया कि भैया पार्लियामेंट को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, इसके अंतर्गत आपको सिंपल सा चेंज करना है। अब एक केस आया 1960 के अंदर,
कितने शेड्यूल है सर? 12 शेड्यूल बताए तो थे, 12 पिछली क्लास में नहीं थे क्या? हां, अब मुझे ये बताओ, अगर यहां तो स्टेट्स के बारे में लिखा है, अगर कल दिल्ली को हम स्टेट बनाना चाहें, अगर कल दिल्ली का हमें मन आया कि भाई दिल्ली को हम स्टेट बनाएं, तो क्या यूनियन टेरिटरी के पास वो भेजेंगे बिल? प्रेसिडेंट, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। लेकिन क्या उसमें कंसर्न स्टेट, क्योंकि क्या लिखा है उसमें, मैंने क्या लिखा कि सजेशन फ्रॉम द स्टेट, स्टेट से सजेशन लेना, यूनियन टेरिटरी तो ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंडर है, यूनियन टेरिटरी तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उससे सजेशन नहीं लिए जाएंगे, उससे सजेशन नहीं लिए जाएंगे। क्लियर? आरएस मीन राज्यसभा, आर्टिकल 302, ये नए आदमी आए हैं, कुछ भी 302। सो दिस इज पार्ट 1 टू पार्ट 4। अब मेरे दोस्त यहां पर डिमांड उठने लगी, इंडिया के अंदर बहुत भयंकर डिमांड उठने लगी जब हम आजाद हुए कि भैया हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। असल में जब हम आजाद हुए, सर वॉज ऑब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हां बेटा, अब इसमें आर्टिकल 370 जो दिया गया ना, बेसिकली जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया, और इट इज नॉट कि केवल जम्मू कश्मीर को ही हमने दिया, बस जम्मू कश्मीर में यह मैटर था कि अगर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 3 आपको यूज करना है तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट आपको चाहिएगी, और उसके सजेशन जो होंगे वो बाइंड्री होंगे। जम्मू कश्मीर के असेंबली के सजेशन जो होंगे वो बाइंडिंग होंगे प्रेसिडेंट। वो स्पेशल स्टेटस के अंतर्गत किया गया था, वो हमने फिर हटाई दिया, उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब कल अगर जम्मू कश्मीर को हमें वापस स्टेट बनाना है, क्या जम्मू कश्मीर से पूछा जाएगा? नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी होगी, अब तो पूछने की जरूरत नहीं। किस आर्टिकल के अंतर्गत चेंज किया जाएगा? चलो जल्दी से बताओ। कल जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से हम राज्य बनाए तो क्या हमें कौन से आर्टिकल के अंतर्गत वो कर सकते हैं? बट दिल्ली इज ऑल्सो स्टेट। हाँ, मन से स्टेट, किसने कह दिया दिल्ली इज स्टेट? सर ऑल द डीपीएसपीज आर इंपोर्टेंट एनडीए एग्जाम। हाँ जी, उसके लिए चाहिए। डिस्ट्रिक्ट चेंज किस आर्टिकल में? डिस्ट्रिक्ट चेंज अपने आप से स्टेट खुद कर सकता है, वो राज्य के पास शक्तियां होती हैं। आर्टिकल 2 में, अरे हब आर्टिकल 2 में क्या लिखा था? बाहर के देश चाइना को मिलाना चाहे तो आर्टिकल 2, भाई हम तो हमारे अंदर ही है, उस यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बनाना चाह रहे हैं तो आर्टिकल 3। ऑफकोर्स प्रियोर रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? राष्ट्रपति को फोन करके पूछना पड़ेगा, साहब राष्ट्रपति जी कर ले, राष्ट्रपति जी ने कह दिया करो, देन एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए कि हमें वापस उसे राज्य बनाने के लिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। व्हेन वी गोट इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए तो हमारे पास चैलेंजेस थे प्रिंसली स्टेट्स के। कौन से चैलेंजेस थे? ऐसा क्यों हुआ? आपके दिमाग में आता होगा ना, सर बहुत सारे राज्यों को विशेष अधिकार हमने क्यों दे रखे हैं? व्हाई वी हैव गिवन स्पेशल पावर टू द स्टेट्स? बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए तो जो देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स वर अराउंड 552 552 करीबन देशी रजवाड़े थे। इनमें से एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट इज आर्टिकल 2, बिल्कुल सही बात है। इसमें से 545 के करीबन 545 जो है वो इंडिया के अंदर चुपचाप शामिल हो गए थे। क्योंकि अगर प्रिंसली स्टेट्स के बारे में मैं बात करूं, प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन थे, या तो वो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान भी ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री भी रह सकते हैं। तो शुरुआत में 545 हुए, फिर 4 हो गए, तो 549 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के अंदर आ गए थे। 3 रह गए थे। कौन कौन से रह गए थे? जम्मू और कश्मीर रह गया था, जिसको लेटर ऑन हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहां पर साइन किया। एक रह गया था जूनागढ़ के अंदर हमने प्लेबिसाइट करवाया था, चुनाव करवाया था। और हैदराबाद, ये 3 रह गए थे। हैदराबाद को हमने कैसे शामिल करा? ऑपरेशन पोलो चलाया गया, पुलिस एक्शन से ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके अंतर्गत हमने पुलिस एक्शन लिया, पुलिस के दम पर हमने वो शामिल कर लिया। ठीक है,
नाउ अब इन 549 को शामिल करने में एफर्ट्स ऑफ वल्लभ भाई पटेल वर देयर, एफर्ट्स ऑफ वल्लभ भाई पटेल, वीबी पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल साहब एंड वीपी मेनन साहब, वीपी मेनन साहब, इन दोनों के प्रयासों से ये 549 तो इंडिया में शामिल हो गए थे, 3 रह गए थे। सिक्किम इंडिया से कब जुड़ा? सिक्किम ने बेसिकली हमारे प्रोटेक्टोरेट स्टेट, उसने एक एग्रीमेंट करा था जिसमें हमने उसे प्रोटेक्ट करने का एक एग्रीमेंट किया था जिसे बोलते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट। उसके बाद 35वां संविधान संशोधन हमने किया था। आई विल टेल यू कौन कौन सा हुआ। अब उस समय हमारे पास धीरे धीरे इंडिया का एक स्ट्रक्चर बन चुका था। इंडिया में डिमांड होने लगी कि भैया भाषाई आधार पर राज्य बनने की डिमांड होने लगी। कंटिन्यूस राइज इन डिमांड फॉर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषा के आधार पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग राज्य की डिमांड कर रहे थे, अलग अलग राज्य की डिमांड कर रहे थे मेरे दोस्त। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एक कमीशन बनाया। एक कमीशन बनाया भारत सरकार ने, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, एक कमीशन बनाया 1948 में। हमने कब बनाया दोस्त? आजादी के जस्ट तुरंत बाद। और इससे पूछा गया कि भाई क्या भाषा के आधार पर अलग देश बनने चाहिए, अलग राज्य बनने चाहिए? इस लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो एस के धार साहब थे। कौन थे? कौन था दोस्त? एस के धर साहब इसके अध्यक्ष थे। इसीलिए इसको धार कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धार कमीशन भी कहा जाता है, धार आयोग भी कहा जाता है। तो धार आयोग का गठन कब हुआ था? इतना पता होना चाहिए, 1948 में होता है। इसने सिरे से नकार दिया। इट रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर मेकिंग न्यू स्टेट्स। इसने नए राज्य बनाने के लिए भाषा को आधार बनाना, बिल्कुल आधार बनाने के लिए मना कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर तो राज्य नहीं बनने चाहिए। ठीक है, इसने साफ मना कर दिया। इसने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस, अगर संभालने में दिक्कत आ रही है, बहुत बड़ा राज्य है, संभालने में दिक्कत आती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस में नए राज्य बना दो, लेकिन भाषा के आधार पर मत बनाना, क्योंकि हजारों करोड़ों भाषाएं छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे, बहुत बुराइयां होने लगी। तो कांग्रेस के अंदर ही एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी बनाई गई 1948 में ही। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटी बनाई गई। मेरे दोस्त आपको नाम सेम लग रहे होंगे क्योंकि शायद आपकी चक्षुओं के अंदर वो चमक नहीं है। दिस इज द कमीशन, दिस इज द कमिटी। कमिटी होती है छोटा, कमीशन होता है नेशनल लेवल पर, कमिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। ये कमिटी किसने बनाई थी? कांग्रेस ने बनाई थी। जिसके मेंबर्स कौन कौन थे? ये 1948 में ही बनाई थी, क्योंकि इस बात पर एस के धर कमीशन की बहुत बुराइयां हो रही थी। इस कमिटी के मेंबर्स कौन कौन थे दोस्त? इसके मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू साहब। दूसरे मेंबर थे वल्लभ भाई पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल जी। और तीसरे मेंबर थे पट्टाभाई सीतारमैया। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया साहब। इसीलिए जेवीपी, इसको हम जेवीपी कमिटी भी कहते हैं, जेवीपी कमिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? जेवीपी कमिटी भी इसे बोलते हैं। क्या बोल रहे हो सर? साइंस के स्टूडेंट होने के अंतर्गत हमें ज्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ज्यादा डीप नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 1 के बारे में जल्दी से मुझे बताओ, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट के अंदर। हाँ भाई, लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमिटी बनी 1948 में। इसने भी रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस, इसने भी
इसने जेवीपी कमेटी ने भी क्या किया, इसकी रिकमेंडेशन भी क्या थी, रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस, रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस, लैंग्वेज एज बेसिस फॉर स्टेट, एज बेसिस फॉर न्यू स्टेट, कि भाई नया राज्य बनाने के लिए भाषा को आधार मत बनाओ, भाषा के आधार पर नए राज्य नहीं बन सकते। ठीक है। अब पैरेलली एक और स्टोरी चल रही है, एक आदमी आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा वालों के लिए अलग राज्य की डिमांड कर रहा था और अनशन पर बैठा हुआ था। उसकी मृत्यु हो जाती है आनन फानन में। 1953 में गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, ए सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन, कि जो तेलुगु बोलने वाली जो जनसंख्या है उनके लिए हम अलग राज्य बना देंगे, अलग राज्य बना देंगे। और इस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। हालांकि आंध्र प्रदेश को अभी नहीं बनाया गया था, बस केवल और केवल आंध्र प्रदेश पर हामी हो गई थी, हां भर गई थी। अब जैसे ही हां भरी गई, वैसे ही पूरे भारत में अलग अलग भाषा वाले अलग अलग बातें करने लगे, अलग अलग भाषा वाले डिमांड करने लगे, भैया हमें भी राज्य चाहिए, हमें भी राज्य चाहिए, हमें भी राज्य चाहिए। तो 1953 में गवर्नमेंट ने क्या किया, इन 1953 इटसेल्फ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। इस कमीशन में टोटल 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? टोटल 3 मेंबर। सबसे पहले मेंबर थे, सर आर्टिकल 1 टेल्स अबाउट द स्टेट्स नेम, यूनियन टेरिटरी नेम एंड अबाउट देयर प्रॉपर्टी एंड ऑल देयर थिंग्स। नाम नहीं बताता, एरिया बताता है। पार्ट 1 शेड्यूल 1 बताता है नाम, शेड्यूल 1 बताता है नाम। ठीक है जी। अब क्या हुआ मेरे दोस्त, इसके चेयरमैन, इसके जो एक मेंबर थे जस्टिस फैजल अली, क्या नाम था? फैजल अली, न्यायमूर्ति फैजल अली, इनको बनाया गया इस कमीशन का चेयरमैन। क्या बनाया गया? चेयरमैन। 2 मेंबर और भी थे, इनमें से एक का नाम था एचएम कुंजरू। एचएम का फुल फॉर्म क्या है मुझे नहीं पता, और ना ही आपको जानने की जरूरत, दिमाग में कुछ भी भरना है तो भर लो। ठीक है जी। पहले थे जस्टिस फजल अली जिनको बोलते हैं, दूसरे थे एचएम कुंजरू, और तीसरे थे केएम पनिकर साहब। और ये इन तीनों फजल अली कमीशन, इसीलिए इस कमीशन को फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। फजल अली कमीशन कब बना? 1953 के अंदर बना। इसकी रिकमेंडेशन आती है, इसकी सुझाव आते हैं, एंड इस सुझाव में इन्होंने कहा लैंग्वेज कैन बी वन ऑफ द बेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कि नए राज्य बनाने के लिए लैंग्वेज जो है एक बेसिस हो सकता है। लेकिन इन्होंने साफ ये कहा, बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज, या वन लैंग्वेज वन स्टेट। जो ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हर एक भाषा का एक राज्य होगा, उस थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ना ऐसा नहीं होगा, हर भाषा का एक राज्य बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सर महाराष्ट्र में लैंग्वेज वॉर चल रहा, महाराष्ट्र में मराठी पहले ये पूरा का पूरा बॉम्बे हुआ करता था। बॉम्बे में मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र दिया गया, गुजराती बोलने वालों को गुजरात दिया गया था। कर्नाटक के अंदर कन्नडिगा बोलने वालों को उनको दिया गया था, तमिलियंस को तमिलनाडु दिया गया था।
है ना, मलयाली बोलने वालों को केरला बनाया गया था। इस तरीके से फिर कहानी चालू होती है भारत में नए नए राज्य बनने की। उस कहानी में क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, सबसे पहले आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत 56 के अंदर एक और बना था, उसके अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश बना। याद रखना, आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। याद रखना, भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला पहला देश था, पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। किसके लिए बना था? तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए, तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए। 1 मई 1960 को मैंने बताया था कि भाई बॉम्बे राज्य हुआ करता था। बॉम्बे राज्य के अंदर जो लोग मराठी बोलते थे उनको महाराष्ट्र दिया गया, और जो लोग गुजराती बोलते थे उन गुजरातीस को अलग करके बॉम्बे बना दिया। ये पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों हुआ करता था। ठीक है जी। पंजाब और हरियाणा, हाँ जी, वो भी पंजाबी आगे आएगा। केरला भी 1956 को ही अलग हुआ। वो सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट 1956 लाया गया, कानून लाया गया, जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार थे। इसके अंदर मलयाली स्पीकिंग जो रीजन्स थे उनको एक कर एक राज्य बनाया गया जिसको केरला। सर आप तो 1952 में बना था, मैंने कब बोला? 1953 बोला था। 1953 में मैंने क्या बोला था? रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। और तब भी मैंने बार बार बोला था कि भैया राज्य नहीं बना था, लेकिन ये कह दिया था कि बना देंगे। ठीक है जी, आगे चलो। कर्नाटक, 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक भी बना, जो पहले मैसूर राज्य हुआ करता था। और कन्नडा स्पीकिंग, बेसिकली कन्नडा पीपल जो थे, कन्नडा स्पीकिंग एरियाज जो थे, कन्नडा भाषा बोलने वाले, उन लोगों का बेसिकली उनको अलग किया गया। और शुरुआत में इसका मैसूरी नाम था। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। ठीक है जी। पंजाब, पंजाब 1966 के अंदर, नवंबर 1966 के अंदर पंजाबी बोलने वाले लोगों को एक पूरा का पूरा यूनिफाइड पंजाब था। आज के हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का कुछ एरिया, ये मिलकर एक ही एरिया था। इसमें पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 लाया गया और इसके अंदर पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब बना दिया गया 1966 में, और हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा बना दिया इसी समय, है ना, दोनों अलग अलग हुए। आगे चलकर क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश मैंने बताया था पहले पंजाब का पार्ट था, तो जब पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा बोलने वालों को पंजाब दे दिया गया, हिंदी भाषा बोलने वालों को हरियाणवी बोल दिया गया, और पहाड़ी क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी बोल दिया था कि भैया ये यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970 लाया गया, और जो पहले यूनियन टेरिटरी था इसको पूरा का पूरा, यहां क्षेत्रीय मांग बहुत थी कि भैया हमें राज्य बनाओ, तो इन्हें राज्य बना दिया गया 1971 के अंदर। बैकग्राउंड में नेफा के अंदर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर भी हमारे सामने समस्याएं चल रही थी। वहां पर अलग अलग भाषा के अलग अलग जनजातियां अलग अलग डिमांड कर रही थी। ऐसे में 1963 के अंदर, 1963 में जो नागा ट्राइब्स है, नागा लोगों की डिमांड पर नागालैंड बना। और गारो खासी जयंतिया, जब आप देखोगे पहले ये असम ही हुआ करता था पूरा का पूरा एरिया। जब आप नॉर्थ ईस्ट को देखोगे ना मेरे दोस्त, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको ये इस तरीके से आपको ये मिलता है ना, इस तरीके से, दैट इज लाइक दैट। ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है असम हुआ करता था। तो इस असम में यहां पर 3 पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया। कौन कौन सी? गारो खासी जयंतिया। और 3 पहाड़ियों पर रहने वाली जो जनजाति है गारो खासी जयंतिया, इनको बोलते हैं। ये लोग कह रहे थे कि भैया हमें अलग चाहिए, तो 1972 के अंदर मेघालय करके एक नया राज्य बनाया गया जो कि असम का पार्ट था। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था उसके अंतर्गत। ठीक है जी। ऐसे ही असम का ये पार्ट यहां पर बेसिकली जो लोकल जो लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें अलग स्टेट चाहिए, तो इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था 1972 के अंदर। इसको भी बोला कि भैया मणिपुर तुम भी कल से अपना राज्य बनाओ, अपना चलाओ। फिर बचा ये
ये है, दिस इज त्रिपुरा, जो तीन तरफ से ओनली स्टेट जो कि तीन तरफ से घिरा हुआ है किसी दूसरे देश से, बांग्लादेश से, है ना। इसको जीरो लाइन बोलते हैं, इसको द बाउंड्री बिटवीन बांग्लादेश एंड त्रिपुरा इज जीरो लाइन। इसको भी बेसिकली ये भी यूनियन टेरिटरी था, यहां के लोग भी डिमांड कर रहे थे, तो इसको भी स्टेट हमने बना दिया कि भैया जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। यूनियन टेरिटरी असम के अंदर ही पार्ट था पहले, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश वाला। 1987 के अंदर अरुणाचल प्रदेश को भी अलग राज्य बना दिया गया। इससे पहले गोवा जो है, हमने गोवा के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था 1961 के अंदर। उसके बाद गोवा पुर्तगीज से हमने छीन लिया था, थप्पड़ मार के पुर्तगालियों को भगा दिया था और वो हमारे पास था। हमने उसे यूनियन टेरिटरी बना रखा था, गोवा को हो गया, दमन एंड दीव को। हमने क्या किया, गोवा को एक राज्य बना दिया 1987 के अंदर और दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी रखा। बाद में उसे भी दादर और नगर हवेली के अंदर मिला दिया। फिर ऐसे ही मेरे दोस्त 2000 के अंदर एमपी का वो एरिया, जहां पर एमपी के अगर देखोगे तो नीचे वाला जो एरिया जो है, यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा, नक्सल वाला जो एरिया है, इसको अलग किया गया और छत्तीसगढ़ बनाया गया नवंबर 1, 2000 को, यहां की जनजातीय उसके कारण। ऐसे ही मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एरिया था, इसमें कुछ एरिया जो हिमाचल से लगता था, जिसमें बहुत सारी पहाड़ियां थी, बहुत सारी पहाड़ियां। जबकि अगर आप ईस्टर्न के अंदर देखोगे, ईस्टर्न के अंदर बहुत ज्यादा पहाड़ियां नहीं है, यहां बहुत पहाड़ीला इलाका था। इसके विकास के लिए क्या किया गया, उत्तर प्रदेश से इस वेस्टर्न, बिल्कुल वेस्ट के अंदर, बिल्कुल मतलब नॉर्थ वेस्ट के अंदर ऊपर की तरफ जो एरिया था उसे अलग कर दिया गया और उसे बनाया गया उत्तराखंड। क्या बनाया गया, उत्तराखंड। पहले उत्तरांचल बोलते थे, बाद में इसका नाम बदल कर क्या किया गया, उत्तराखंड, क्योंकि यहां के लोगों की बातचीत, कल्चर वल्चर सारी चीजें अलग हैं। अब यहां पर बिहार के अंदर भी बेसिकली वो ट्राइबल एरियाज वाला जो ये वाला पोर्शन है, जो ईस्टर्न वाला एरिया का जो नीचे है, साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है, यहां ट्राइबल जो छत्तीसगढ़ से लगता है ना, वो एरिया के अंदर बहुत सारे जनजातियों की भी डिमांड थी कि भैया हमें भी अलग स्टेट बनाओ ताकि हम डेवलपमेंट कर पाए। तो हमने झारखंड बना दिया। सर जैसे पंजाब बाद में अलाउ हुआ कि पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज होगी, तो इससे पहले पंजाब में कौन सी, ऐसा तो आज पंजाब में आज भी नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है कि पंजाबी ही अलाउ होगी या एक ही भाषा अलाउ होगी। बनाया गया था कि भाई ये पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों की मान्यताएं अलग हैं, कल्चर्स अलग हैं, अलग धर्म को अलग, इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस, धर्म अलग नहीं है, धर्म की मान्यताएं इनकी अलग अलग है, कल्चर इनकी अलग है, संस्कृति अलग है, भाषा अलग बोलते हैं, तो इनको अलग कर देते हैं, दैट इज इट, बस। ठीक है। फिर एक जो जो बहुत सालों से एक डिमांड जो चल रही थी कि भाई जो तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन जो तेलंगाना के अंदर, जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो रह गई, आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा थी, उन लोगों की डिमांड थी कि भाई हमारा बहुत बड़ा राज्य है, हमें अलग करो। तो बेसिकली 2014 के अंदर, जून 2 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश के एक हिस्से को हटाकर हमने तेलंगाना बना दिया। इस तरीके से अलग अलग राज्य बने। अब मेरे सवाल हैं आपसे 2-4, ठीक है। सवाल क्या क्या है अब समझ लो। पहला क्वेश्चन, अगर कल राजस्थान का नाम चेंज करना हो, टू चेंज द नेम ऑफ राजस्थान, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाएगा? बोलो किस आर्टिकल में होगा मेरे दोस्त? द चेंज ऑफ द नेम ऑफ राजस्थान। सर ये याद करने के ईयर सर, एक्ट तो याद नहीं करने, ईयर याद रखना है ना, मोटे मोटे याद रखना। पंजाब हरियाणा 66 के अंदर, ये नॉर्थ ईस्ट वाले ज्यादा याद नहीं करने, उसके अंदर आप बेसिक देखना, पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात वाले थोड़ा सा याद रखना। अब यार झारखंड वारखंड का तो आप सबको ही पता होगा ना, 2000 के अंदर बना था। ये तेलंगाना का पता होगा, 2014 के अंदर बना था। मेजोरिटी यही याद रखना। आर्टिकल 3 के अंदर, वेरी गुड। आर्टिकल 1 और 2 कौन बोल रहा है? आर्टिकल 3, ठीक है। इफ चाइना टू बी इंक्लूडेड इन इंडिया, टू बी इंक्लूड इन इंडिया, चाइना को इंडिया में इंक्लूड करना हो तो फिर कौन सा आर्टिकल चाहिए? फिर कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करेंगे हम? आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 1 ने तो भारत दैट इज यूनियन विथ इंडिया दैट इज भारत विच इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये मेंशन करा है। उसने टेरिटरीज ऑफ इंडिया डिफाइन करी है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2, वेरी गुड। टेरिटरीज ऑफ इंडिया
is mentioned under which article? Is mentioned under which article? किस आर्टिकल में भारत के क्षेत्र मेंशन किए गए हैं? विच आर्टिकल? किस आर्टिकल में? बोलो किस आर्टिकल में? दिस इज आर्टिकल 2 ना, बोला तो था, समझाया नहीं था? किस आर्टिकल में टेरिटरीज ऑफ इंडिया मेंशन है? आर्टिकल 1 में। अनदर इज आर्टिकल 1। इन आर्टिकल 1 how many types of territories, how many types of territories of India are mentioned? Types of territories are mentioned. अब जल्दी से बताओ आर्टिकल 1 में कितने प्रकार की टेरिटरीज, कितने टाइप्स की टेरिटरीज मेंशन है? ये 4 वाला कौन है? कितने तरह की? कुछ भी लिख रहे हो? 3 तरह की? 4 वाले भी बच्चे हैं। 6 टाइप। अब कौन कौन सी? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरीज मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया। 3 तरह की टेरिटरी दी गई। ठीक है। फॉर making new states, for making or alter the boundaries of alter the boundary of state, which majority is needed in parliament? Which majority is needed in parliament? कि भैया आपको किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है तो उस बिल को पास करने के लिए कितनी मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है? कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। वेरी गुड। टू चेंज a state or bill containing change and formation of state need prior permission of हाँ जी, पहले किसकी परमिशन चाहिए? अगर कोई चेंज आप कोई सी स्टेट में लाना चाहते हो तो किसकी परमिशन चाहिए आपको? किसकी परमिशन चाहिए? प्रेसिडेंट की। वेरी गुड। एच.एम. कुंजरू and K.M. Panikkar were members of which commission? किस कमीशन के ये लोग मेंबर्स थे? कौन कौन? एच.एम. कुंजरू एंड K.M. पनिकर साहब। बोलो। फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी के। वेरी गुड। फजल अली कमेटी कब बनाई गई थी? When was फजल अली कमेटी was made? फजल अली कमेटी कब बनाई गई थी? फजल अली कमीशन या कमेटी कब बनाई गई थी? 1953। फर्स्ट स्टेट मेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मेड ऑन लिंग्विस्टिक डिमांड
भाषाई मांग के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? विच स्टेट? 1934। यहां से निकल गया क्या दिमाग? 1934 ले जा रहे हो? 1953 ऑफ कोर्स। आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा? तेलुगु स्पीकिंग। कौन सी भाषा दोस्त? तेलुगु स्पीकिंग। अगला, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन ऑफ 1948 is also known as, चलो जल्दी से बताओ किस नाम से जानता है? एसके धार कमेटी, एसके धार कमीशन। अच्छा, विच कमीशन accepted language as the basis, for फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। हाँ जी, किस कमीशन ने लैंग्वेज को बेसिस एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई भाषा के आधार पर स्टेट बना सकते हैं? फजल अली कमेटी, वेरी गुड। याद हो गई सारी चीजें, बस इससे बाहर अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो इतने ही आ सकते हैं। ठीक है साहब, इससे ज्यादा डीप आपने जाना भी नहीं। हाँ जी, अब पूछो अपने डाउट्स। टाइम फॉर योर डाउट्स। आपके जितने डाउट्स हैं एक एक करके पूछो। मैं आपके डाउट्स यहां भी देख लेता हूं। बट सर कोई स्टेट छोटा होना क्यों चाहेगा? अरे छोटा होना कोई नहीं चाहेगा, मना भी कर दो तो कौन मान रहा है? मैंने क्या बोला था कि प्रेसिडेंट फोन करके उस स्टेट को बोलेगा कि भाई 10 दिन 15 दिन वट एवर द स्टुपुलेटेड टाइम इज कि अपना सजेशन दो, तो सजेशन के अंदर चाहे वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। सर इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस टेबल एंड ड्रॉ इट। नहीं, इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है बच्चों, छोड़ो। फैजल अली कमेटी, वेरी गुड। सर कैपिटल इज अंडर विच टेरिटरी? कैपिटल स्टेट की कैपिटल है, राज्य की कैपिटल है तो वो स्टेट के अंदर आएगी। कि यूनियन टेरिटरी है तो वो यूनियन टेरिटरी के अंदर आएगी। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1 के पॉइंट 3 डिफरेंस है। मतलब आर्टिकल 2 और 1 में बेटा क्या बोला गया है? आर्टिकल 8 में एक तो इंडिया का नाम बताया गया, इंडिया दैट इज भारत, नेम। दूसरा बताया गया इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उसमें टेरिटरीज बताई गई है ना? टेरिटरीज बताई गई है, 3 तरह की टेरिटरी बताई गई है। क्या क्या टेरिटरी बताई गई है? एक भाई जो स्टेट है वो अपना इंडिया का पार्ट है, एक जो यूनियन टेरिटरी वो पार्ट है, तीसरा टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, जो हम ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये क्यों मेंशन करा? बेटा अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ये मेंशन नहीं करते तो क्या हम किसी दूसरे देश को अपने देश में शामिल कर पाते? किसी राज्य को, किसी देश को नहीं शामिल कर पाते। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी जो एरिया जो हम फ्यूचर में ले सकते हैं वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही आएगा। इसलिए क्योंकि आर्टिकल 2 के अंदर क्या बोला? आर्टिकल 2 में ये बोला कि जो किसी भी देश को, किसी भी राज्य, नए राज्य को एडमिट करने, राइट टू एडमिशन एंड एस्टैब्लिश, नए राज्य की स्थापना और उसे देश में जो भारत के संघ में शामिल करने की शक्तियां पार्लियामेंट को दे दी गई। सर प्रिंसली स्टेट्स तो 565 थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे सर, अब ऐसे तो 595 भी थी। वो बेटा वो देखो, सुनो मेरी बात, 565 भी थी, 595 भी थी। उससे पहले राजस्थान के अंदर देशी रियासतें, राजे रजवाड़े बहुत सारे थे। बट जो हमारे पास जो चैलेंज आया ना वो लास्ट के अंदर 552 पे ही था। ठीक है जी। सर कैन एनी स्टेट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया?
नो, ये पार्ट, ये पावर नहीं है स्टेट्स के पास, ये पार्ट बिल्कुल भी नहीं है स्टेट्स के पास कि वो सेपरेट हो सके। ठीक है जी। बिगेस्ट टेरिटरीज ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है, ये अपने हिसाब से। सर बैकलॉग क्लियर करने का स्मार्ट तरीका दे दो। इसके लिए बैकलॉग क्लियर करने के लिए सर नीचे नीचे करो, पैर ऊपर करो। बेटा वो खुद से ही करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक से नहीं होगा। डबल बार बैठो, मेहनत करो, खुद से करनी पड़ेगी बच्चों, है ना। मैं फिर आपको प्यार से ऐसे बोल दूं नहीं बेटा वो ट्रिक कुछ काम नहीं करेगी, बैठना पड़ेगा। एक बार आप खुद से बैठो, जितना होता उतना करो, थोड़ा सा अपने आपको एक्सट्रीम तक ले जाओ, जहां आपको बिल्कुल ये लगे कि अब दिमाग नहीं काम कर रहा, वहां रुक जाना। सर ये भी याद करना पड़ेगा कि किस पार्ट का हिस्सा था पहले, नोप्स। व्हाट इज आर्टिकल 4? आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया था? आर्टिकल 4 में क्या लिखा था कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, कि 2 के अंदर जब दूसरे देश को भारत में मिलाओगे, भारत का राज्य बनाओगे, और तीसरे में था भारत के अंदर नए राज्य बनाओगे, तो इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना है, संविधान में कोई चेंज नहीं लाना है। ठीक है जी। सर लॉन्गिंग फॉर ए फुल फ्लैश वॉर विद द नेबर्स, हाँ कर सकते हो। सर ये टेबल ड्रॉ करना है, ये ऐसे सवाल उलूल जुलूल सवाल पूछने से पहले थोड़ा तो वो करा करो। सर पॉलिटी के नोट्स कैसे बनाए? जैसे मैं लिख रहा हूं मेरे साथ लिखता जा बच्चे, बस दैट्स इट। अगर नहीं बनाना था तो जैसे मैं लिख रहा हूं। सर फॉर्मेशन स्टेट्स की याद करनी है, मेजोरिटी की याद करनी है। सर ये टेबल ड्रॉ करना है, नप्स। सर 12th एनसीईआरटी में आंध्र प्रदेश 1952 दे रखा है, हाँ 1952 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी मेरे बच्चे, और 1953 के अंदर सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में लाया गया, तो स्टेट हुड जो मिली 1956 में मिली है। करेक्ट है। सर यूनियन टेरिटरी से ज्यादा स्टेट्स की मांग क्यों होती है? क्योंकि स्टेट्स में इंडिपेंडेंस होती है, यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, स्टेट्स में फिर अपने फंड है, अपना सब कुछ चलाने का काम होता है, सब कुछ है। एग्जाम्पल ऑफ फेडरल एंड यूनियन फॉर्म ऑफ कंट्रीज, फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्रीज आपको यूएस मिल जाएगी, यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाँ फेडरल फॉर्म ऑफ आपको यूएस मिल जाएगी, यूनियन जर्मनी मिल जाएगी आपको। सर ये टेबल ड्रॉ करना है कि नहीं साहब? नहीं, ये सारे बाइफर्केशन याद करने का, कितनी बार बोले टेबल याद करनी। अरे सर व्हाट आर योर व्यूज अपॉन करंट सिचुएशन ऑफ लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स? फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लोगों के पास काम नहीं है, अब और करें तो करें क्या, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा खराब हालत है। सर लिंग्विस्टिक मीन हिंदी, भाषाई आधार पर। सर बट पाकिस्तान एंड चाइना इज ए कंट्री, देन हाउ दिस कंट्रीज वी कैन एंडेड, हम उन पर कब्जा कर ले? कब्जे से ही तो होता है। देखो कैसे, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। वॉर, एक्सेशन, एक्विजिशन, दीज आर सर्टेन तरीकाज, है ना, युद्ध लड़कर, उनसे युद्ध जीतकर उन पर हम कब्जा कर लें। एक्विजिशन, उनको हमारे में शामिल कर लें। ऑक्यूपेशन, वहां जाकर हमारे लोग कब्जा कर लें। दीज आर 3 तरीकाज। सर गोवा कैसे बना स्टेट? गोवा को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, पुर्तगालियों से छीना था, पुर्तगाली जाने का नाम ले ले रहे थे, फिर हमने ऑपरेशन विजय चलाया, पीट पाट के उनको भगाया। सर कोई नया लॉ आर्टिकल कौन से लागू होता है? कोई नया अगर लॉ बनाना है तो फिर डिपेंडिंग ऑन लॉ किसके रिगार्डिंग है। ठीक है जी। चलो टेक माई नेम, हाँ तुम्हारा नाम डिलीट कर दिया, ये ले। सर अगर प्रेसिडेंट ने नहीं कर दिया तब भी चेंज? प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड शेड्यूल? बेटा आर्टिकल तो जैसे ये किताब है, इस किताब में जैसे इस किताब में लिखा कि नैना देसाई सर की है, ठीक है, इस किताब में लिख दिया, लेकिन अब इस किताब में किस पेज पर लिखा हुआ है उसके लिए इंडेक्स बनानी पड़ेगी कि नैना और देसाई सर के बारे में पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है, दैट इज शेड्यूल। सर वाई प्रेसिडेंट हैज लेस पावर? बिकॉज इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड ही बनाया, सर्मोनियल हेड बनाया, अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, तो वी कैन नॉट डू सो, इसलिए। ठीक है जी। सो सर सारी क्लास रिकॉर्ड ले सकते हैं क्या? ले लो, बढ़िया बात है, जैसा ले सकते हो वैसा मन करे। सर पार्ट 25 याद करना है, पेपर में सारा आता है क्या सर? नहीं, कुछ पेपर में शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 1-2 बार पूछा गया है तो मेजर देख लेना, गो थ्रू 1-2 बार जाओ, 1-2 बार रटना नहीं है, मन से ऐसा नहीं करना। हाउ मेनी आर्टिकल इज देयर सर? किसमें? 395 थे जब बना था। सर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं लेंगे? ऑब्वियस बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर ही होता है। इन मिनिस्टर्स में एक, जैसे आप लोग सभी क्या हो, स्टूडेंट्स, अब मैं एक को मॉनिटर बना दूं तो मॉनिटर ऐसे थोड़े होंगे अब स्टूडेंट नहीं वो मुझे पढ़ाने लगेगा, नहीं, मॉनिटर इज ऑल्सो, तो मॉनिटर होता है, इस तरीके से होता है। करेक्ट बात है। सर व्हाट इज द स्टेट वांट टू चेंज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? एंड वो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो अपने उसके अंदर लाना पड़ेगा उन्हें, बट सर कोई स्टेट छोटा होता है, ठीक है।
फिर सर इसमें पब्लिक का ओपिनियन मैटर करता है? ओपिनियन मैटर नहीं करता, बस वो सुनते हैं कि हाँ मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमसे पूछा गया। सर अभी तक कितने अमेंडमेंट हुए? अभी तक अपने हो चुके होंगे 110 112 के करीबन पहुंच गए होंगे, इससे भी ऊपर जा सकते हैं। कोई बिल पास करने के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है? अलग अलग आर्टिकल, मनी बिल, वो आगे अपन पार्लियामेंट के अंदर पढ़ेंगे। सर वाई स्टेट इज डिवाइडेड, जबरदस्ती की बात है, बड़े स्टेट हो जाते हैं तो संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है जी। तो सर अगर किसी अलग कंट्री को इंडिया में मिला ले तो उसका नाम रखेंगे? उस नाम अपना जो मन करेगा वो करेंगे ना। देखो शामिल तो चुपचाप उसी के नाम से कर लेंगे, चाइना को चाइना के नाम से ही करना पड़ेगा, बाद में फिर अपने हिसाब से खेल सकते हैं अपन लोग। ठीक है जी। सर व्हाट इज वी हैव टू डिवाइड वन स्टेट इनटू पार्ट्स, व्हाट हैपेंस? हाँ तो कर सकते हो डिवाइड, उसमें कुछ नहीं होता अलग। सर ऐसे तो सर किसी भी स्टेट को ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, हम पर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ कर तो सकते ही है किसी को भी, लेकिन पाकिस्तान को आराम से मिल जाएगा इंडिया में। मैंने क्या बताया, या तो युद्ध लड़ो, या उन पर कब्जा कर लो, या अपने लोग उनके काम धंधे पर कब्जा कर ले, तीन तरीके हैं। सर फिर सर इंदिरा गांधी ने किस आर्टिकल के अंदर बांग्लादेश बनाया था? इंदिरा गांधी ने सपोर्ट दिया था बांग्लादेश को कि भैया आजाद हो जाओ, हम दे रहे हैं पैसा आपको, हम दे रहे हैं सेना, लड़ो तुम पाकिस्तान से। ऐसे उस आर्टिकल का कोई लेना देना नहीं है। सर तो टेरिटरीज ऑफ इंडिया का थर्ड पॉइंट्स में आर्टिकल 2 का क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 2 को बताने के लिए ही पार्ट वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर वो डिफरेंस किया। सर व्हाट इज पार्लियामेंट, जहां पर लॉ बनता है पार्लियामेंट के अंदर। सर पद्मेश सर की क्लास के नोट्स पॉलिटी के फिर से नोट्स बनाने पड़ेंगे? नहीं, यू डोंट नीड दैट। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हो गई इसमें हमारी। ठीक है जी, करेक्ट है बात। सर व्हाट इज एनिमी प्रॉपर्टी लॉ? बेसिकली जैसे कोई पाकिस्तान चला गया तो हम आर्टिकल में देखेंगे, सिटीजनशिप में देखेंगे कि उनको हमने एनिमी बेसिकली जो जिस कंट्री से अपनी बनती नहीं है और उस कंट्री की कोई प्रॉपर्टी हमारे पास रह गई, दैट इज एनिमी प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है। समरी बेसिकली आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 भारत, इंडिया दैट इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 पावर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एक्सटर्नल एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट। आर्टिकल 3 पावर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर इंटरनल एडजस्टमेंट। आर्टिकल 4 कि भैया आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। रिवाइज शेड्यूल्स को रिवाइज कर लेना मेरे दोस्त। बाकी यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। सर शेड्यूल और आर्टिकल में डिफरेंस बता दिया बच्चे, बार बार नहीं। ठीक है, क्लास अच्छे से देखा करो बच्चे, थोड़ा सा मना करो। सर बुरा मत मानना। सर किस बात का बुरा? अरे मैं नहीं मानता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ज्यादा बातें करोगे ना, पता है आप लोग जब बातें ज्यादा करते हो ना तो मुझे मजा नहीं आता। तो आप देखना मेरे दूसरे बैचेस में एनडीए शौर्य 3.0 के अंदर जाओ, सीडीएस के अंदर जाइएगा, सीएपीएफ में जाइएगा, यूपीएससी वाले कोर्सेज में जाइएगा, वहां पॉलिटी में जो पढ़ा रहा हूं उन बच्चों से पूछना, क्योंकि वहां वो बच्चा जानने के लिए बैठा है, वो ईगर होता है, वो पढ़ने बड़े पेशेंस से पढ़ता है कि सर आराम से पढ़ाओ। और जब मैं पूरा कर देता हूं टॉपिक, उसके बाद मैं पूछता हूं कि हाँ भाई अब बता डाउट, क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मुझे भी तो पता है आपको कहां कहां डाउट है, लेकिन आप बीच में पूछ रहे हो 370, आप बीच में फिर आपस में लड़ने लग जाते हो। तो ये दिस इज द फैक्ट। मैं हार्ट से बताता हूं, दिल से बोलता हूं क्लास में। मेरे को वैसे फालतू बातें करनी आती नहीं, ना आपको शायरी सुना सकता, ना आपको फालतू का मोटिवेट कर सकता। मेरे पास है कंटेंट, पढ़ो, इत्मीनान, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। करेक्ट्स लेके आऊंगा, पूरा एंड लेके आऊंगा, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है जी। तो उनसे पूछो, वहां मैं बड़ा खुल के पढ़ाता हूं, इससे ज्यादा पढ़ाता हूं। आज भी मेरे पास बहुत सारी चीजें अभी इसके अंदर पढ़ाने को, वो एक्स्ट्रा होता, वो बेसिक कंसेप्ट्स की और क्लैरिटी होता। लेकिन मैं अपने आप को रोकता हूं आपके बैच में, केवल आपके बैच में, कि यार इन बच्चों को जरूरत नहीं है तो क्यों दूं, इनको उतना ही दो जो उतना इनके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन लग जाए, जो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला हो उसके लिए। सो दैट इज द माई थ्योरी। अब बाकी आपकी इच्छा है बच्चा, आप कैसा पढ़ना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। तुम जैसा चाहोगे उतना जाऊंगा, तुम नहीं चाहोगे मैं उससे भी कम चला जाऊंगा। ठीक है, मैं वो सोना बाबू वाला टीचर तो बिल्कुल नहीं हूं बेटे, है ना। इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी तुम में से, मेरे से बहुत सारे लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, आगे भी पढ़ते रहोगे। ठीक है जी। तो वो है यार, है ना, थोड़ा सा आपको वो कर लो, बाकी तो बढ़िया है यार, कभी कभी होता भी है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।